थैंक यू। मैं म्यूट पे ही बोल रही थी। गुड इवनिंग सभी का। गुड आफ्टरनून एक्चुअली इंडिया में, और कहीं से जो ज्वाइन हो रहे हैं उनके लिए गुड मॉर्निंग। सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्रयोगशाला में। जैसे कि हमने लास्ट सेशन में बहुत इम्पोर्टेंट बात देखी कि हमारा पुरुषार्थ किस तरह से है, ये हमें चेक करना बहुत ज़रूरी है। शुरुआत हमारी ईगो बेस्ड एफर्ट से ही होती है, क्योंकि उसी उसी वो बेस में हम बाबा हमें जगाते हैं। पर ईगो बेस्ड पुरुषार्थ फिर सोल बेस्ड पुरुषार्थ तो होना चाहिए, वही ट्रू पुरुषार्थ है। अगर हमें हमारे डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, डेस्टिनेशन है सोल कॉन्शियसनेस, तो सोल कॉन्शियस होने के लिए सोल को एफर्ट करना पड़ेगा। आत्मा आत्मा जागृत हो। इनविजिबल प्रिंस जब जाग जाता है तो वो सारा दुनिया जो है, सारी ड्रामा, सारा सृष्टि वो आत्मा देख रही है। ईगो बेस्ड एफर्ट होता है तो जैसे किरण पुरुषार्थ कर रही है, पर जब वो इनविजिबल सोल जग जाता है तो एकदम डिस्टिंक्ट पता चलता है कि आत्मा अलग है और ये किरण का जो रोल चल रहा है वो अलग है। आत्मा किरण के रोल को देख सकती है। तो इस तरह से जब हम एफर्ट करते हैं तो हम हमारे जो फॉल्स आइडेंटिटीज है, जो हमने हमारी ईगोस जो बना के रखे हैं इतने जन्मों के, वो क्लियरली दिखाई देने लगते हैं। और जब हम ईगोस देख पाते हैं तभी वो हट सकते हैं। तो ये जो सोल बेस्ड एफर्ट, ये बहुत जल्दी इन ईगोस को निकालकर हमें, वही है पावन बनना, वही है ईगोलेस होना, वही है सोल कॉन्शियस बनना। तो जैसे इट सीम्स लाइक जब वो इनविजिबल प्रिंस जब जाग जाता है तो रियल पुरुषार्थ की शुरुआत वहां से हो जाती है। तो आज हम देखेंगे कि अखिला बहन हमें क्या नया सिखा रहे हैं। आज प्रशांत भाई अवेलेबल नहीं है, दूसरी सेवा में है, तो आज का सेशन हम अखिला बहन से करेंगे। वेलकम अखिला बहन। थैंक यू किरण बहन। और आई होप सबको वॉइस क्लियरली आ रहा है, ऑडिबल है। और हमारी ओर से भी वेलकम, गुड आफ्टरनून, ओम शांति। तो सबसे पहले हम एक प्रैक्टिस पे चलेंगे और प्रैक्टिस के बाद आज का हम टॉपिक उठाएंगे। तो चलिए, ये जो हमारे को मौका मिला है इस पे हम थोड़ा फोकस और अटेंशन देंगे, क्योंकि यही फोकस और अटेंशन फिर सारे दिन हम बनाए रख सकते हैं। तो चलिए थोड़ी देर हम अदृश्य अवतरण का पर्सपेक्टिव, दृष्टिकोण देखेंगे। और आप जहां भी बैठे हैं, हालांकि हमारा पोस्चर मैटर नहीं करता है, लेकिन आप सीधे बैठे, हमारी स्पाइन सीधी हो, अलर्ट होके बैठे। और हम देख रहे हैं वो अदृश्य प्रिंस को, जिसकी जीवन गॉड के साथ है, भगवान के साथ की लाइफ है। तो उस प्रिंस को हम अपने घर में देख रहे हैं, एक पॉइंट ऑफ लाइट। यही पॉइंट ऑफ लाइट इनविजिबल इनकारनेट भी है, अदृश्य अवतरण, लेकिन घर पर प्रिंस है वो। नोबल लाइफ सभी उसके घर में बहुत ही न्यारे और प्यारे हैं।
वो साइलेंस और स्टिलनेस उसके लिए सब कुछ है। उसकी जीवन अविनाशी खजानों से भरी है, किसी चीज की कोई कमी नहीं और सब कुछ बेस्ट है उसके पास। बेस्ट फैमिली है, बेस्ट फादर, वो खुद भी गुणवान और वर्चुअस है, बेस्ट है। और उसका घर परफेक्ट घर है। ऐसा घर जहां हमेशा सेलिब्रेशन चलती है, हमेशा उत्सव है, साइलेंट उत्सव, गॉडली लाइफ। और वो जानता है सब के सब यहाँ पर बहुत बहुत लविंग हैं, प्यार के काबिल हैं, ईगोलेस हैं, निर्विकारी, निरहंकारी और निराकारी है। बेस्ट लाइफ है अदृश्य अवतार की। यही प्रिंस उस कब्रिस्तान में जाता है। तो कब्रिस्तान में कोई क्यों जाना चाहेगा? वो जाता है, उसका एक फोकस्ड मिशन है। और उसका मिशन है सभी भाइयों को जो इस वक्त रावण की कैद में है, अनकॉन्शियस, बेहोश हैं, उनको जागृत करना। तो वो जब आता है, फोकस्ड रहता है, उसे दुनिया की डिटेल्स में जाने का कोई शौक नहीं। वो इंटरेस्टेड नहीं है किसी दुनियावी समाचार में। उसकी दृष्टि, उसकी वृत्ति, उसकी कृति, सब कुछ अपने भाइयों की तरफ है, उनको जागृत करने के लक्ष्य से। और वो अपने पिता से बेहद प्यार करता है। उसी का सबूत है कि वो नीचे अदृश्य अवतार बनकर आता है। क्या होता है प्रेम का सबूत? प्रेम का सबूत ये नहीं कि भगवान की मूर्ति बनाना या फिर कोई गीत लिखना, लेकिन भगवान का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को अपना बनाना और उस कार्य में जुट जाना, ये है परमात्म प्रीत की प्रूफ। तो यहाँ वो कोई पार्टी मनाने नहीं आता है, ना ही किसी चीज में इन्वॉल्व होने। बहुत ही क्लियर मकसद से। तो उसका यहाँ पर रहना ही सेवा है, क्योंकि वो भ्रमित नहीं होता। क्यों भ्रमित नहीं होता? क्योंकि वो हर वक्त कनेक्टेड है अपने सत्य से। नहीं भूलता कि वो कहाँ का है, किसका है। नहीं भूलता कि वो यहाँ क्यों आया है। वो कनेक्टेड रहता है, इसलिए भ्रमित होने का सवाल ही नहीं उठता। वो अवेयर है कि ये कब्रिस्तान है और कब्रिस्तान में कोई भी व्यवहार मुमकिन है। वो सतर्क रहता है। कब्रिस्तान कोई प्रेडिक्टेबल नहीं होता, कुछ भी हो सकता है, और उसे भली भांति ये बात मालूम है। वो सतर्क रहता है, अलर्ट रहता है। उसकी लाइफ ही ब्लेसिंग्स की लाइफ है, पुण्य का जीवन।
वो ज्ञान का स्वरूप है, वो धारणा मूर्त है, श्वासोश्वास उसकी सेवा में लगी हुई है, और वो 100% योगी है। तो अदृश्य अवतार ये है पैकेज चारों सब्जेक्ट का। हम सब के पास ये ऑप्शन है कि बचे हुए संगम युग में हम सब इस दुनिया में अवतार बनकर रहें, फोकस्ड रहें। दुनिया में कई बातें आती हैं, लेकिन जब हम फोकस्ड रहेंगे वो बातें अपने आप पास हो जाएंगी और अपनी लॉटरी से हम बेहद सुख की अनुभूति करेंगे। थैंक यू। आज हम आते हैं, आज की सब्जेक्ट जो है, हम आज बात करेंगे कर्म योग पर। हम सभी योग करते हैं, पर ये कर्म योग क्या है उसकी थोड़ी क्लैरिटी और डेप्थ में जाएंगे। लेकिन कर्मयोग से पहले हम कुछ और बातें समझेंगे ताकि उस टॉपिक को समझाने में थोड़ी इजीनेस आएगी। तो हम सभी जानते हैं कि जो हाईएस्ट कॉन्शियसनेस, सबसे जो ऊंची चेतना हम किसको कहते हैं? जब हम इस दुनिया से जितना फ्री रहते हैं उसको हम कहेंगे हम उतनी ऊंची चेतना में हैं। तो अगर हम स्टोरी से फ्री होते हैं तो जितना फ्री है उतना हम स्टोरी को एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप फ्री नहीं हैं तो आप हर चीज से परेशान होंगे। लेकिन अगर आप स्टोरी से फ्री हैं तो आप उसको एंजॉय करेंगे। जैसे कि कोई स्थूल स्टोरी देखने जाता है या कोई मूवी देखने जाता है, तो हम उससे फ्री रहते हैं, तो चाहे वहां पर कोई तूफान आए, चाहे फॉग आए, चाहे धूप निकले, हम फिर भी उसको एंजॉय करते हैं। तो ऐसे ही हम यहाँ जितना स्टोरी से फ्री रहेंगे उतना हम इसको फिल्म की स्क्रिप्ट की तरह देखेंगे। हमें फिल्म की स्क्रिप्ट की तरह ये नजर आएगी, ये बात, ये पूरी कहानी, ये पूरा ड्रामा। सबसे खराब बात आप जानते हैं क्या है? वो ये कि ना ऊपर ना नीचे, दोनों के बीच में लटकते रहना, जिसको हम कहते हैं डैंगलिंग पोजीशन, वो सबसे खराब बात है। तो अब जो हमारा चैलेंज है, हम अपने चैलेंज को देखते हैं। यहाँ पर ये जैम बोर्ड आपको थोड़ी ही देर में नजर आएगा। तो आप ये जैम बोर्ड देख रहे हैं, हमारा पूरा चैलेंज जो है ये ब्लू बॉक्स है। हमारा सारा चैलेंज ये ब्लू बॉक्स है। इसको आप ड्रामा बोलिए, चाहे इसको आप हॉलीडे होम बोलिए, चाहे सर्कस बोलिए, स्टोरी बोलिए, यहाँ से हमारा जो चैलेंज स्टार्ट होता है। और योगी किसको कहते हैं, हम पहले इस बात पे आते हैं। योगी का मतलब है जागृत आत्मा। यानी योगी केवल आत्मा ही हो सकती है, रोल नहीं हो सकता। अगर हम हमारे केस में कहें तो अखिला योगी नहीं हो सकती है। योगी केवल सोल हो सकता है, और कॉन्शियस सोल को, जागृत सोल को हम योगी कहते हैं। ठीक है। अब जो योगी है वो जानता है कि वो बियॉन्ड हार्म है, तीनों लोकों में उसको कोई भी क्षति नहीं पहुंचा सकता। यानी कि चाहे यहाँ इस दुनिया में कोई बॉम्बर्स हो, चाहे सुसाइड बॉम्बर्स हो, लेकिन उसे कोई भी क्षति नहीं पहुंचा सकता, उसे पूरी तरह पता है। और ये जो शब्द है योगी, ये बहुत ही नॉर्मल शब्द है, बहुत ही आम शब्द है, लेकिन इसी शब्द को दुनिया जो है अजीब समझती है, बिजार समझती है। बहुत ही बड़ा ट्विस्ट हो गया है। जो एक नॉर्मल शब्द है, सारे ही योगी सोल्स हैं, सारे ही योगी हैं, लेकिन ये शब्द ही बहुत ट्विस्ट हो गया है। आज वही योगी सोल्स इस गन के सिद्धांत को लेकर आते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ गन लेकर आते हैं, और एक दूसरे को दुख पहुंचाने में जरा भी देरी नहीं करते। तो आज हम एक और बात समझेंगे, दो पर्सनालिटीज के बारे में समझेंगे। और ये दो पर्सनालिटीज अभी आपके स्क्रीन पर आ रही है। ये दो पर्सनालिटीज है, एक तो ईगो पर्सनालिटी
और दूसरा एंजेलिक पर्सनैलिटी। ठीक है, ये देह अभिमान युक्त व्यक्तित्व क्या होता है, हम पहले इसको समझेंगे, बहुत ही रेलेवेंट है ये। तो जो देह अभिमानी है, ईगो पर्सनैलिटी, इसकी शुरुआत की स्थिति ही कंफ्यूजन है। वो खुद को सिंड्रेला समझता है, मिकी माउस समझता है, और इस कंफ्यूजन के कारण बहुत सा भय रहता है उसके जीवन में। एक समय था जब उसे कहानी की कोई जरूरत नहीं थी, और आज उसी कहानी को लेकर वो कंप्लेंट कर रहा है, छोटी छोटी बातों पे कंप्लेंट कर रहा है, और लड़ाई लेने के लिए भी देरी नहीं लगा रहा है। तो जीवन भय से है, हमेशा खोने का डर रहता है। और इसी पर्सनालिटी को हम हिपोक्रेटिक पर्सनालिटी भी कहते हैं। आप समझते हैं हिपोक्रेटिक ये शब्द जो है अंग्रेजी शब्द, इसका मतलब है जो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, इसको कहते हैं हिपोक्रेटिक पर्सनालिटी। अब ये जो देह अभिमानी व्यक्तित्व है, ये सत्य को अच्छी तरह से जानता है, ऐसा नहीं वो सत्य नहीं जानता है, वो सत्य को अच्छी तरह से जानता है। वो जानता है हम सब इमॉर्टल अविनाशी हैं, लेकिन पूरे जीवन मौत के भय में जीता है। आप समझ रहे हैं, इसको कहते हैं हिपोक्रेटिक। वो सत्य को अच्छी तरह जानता है, लेकिन जीवन उसका विपरीत है उससे, पूरे जीवन मौत के भय में जी रहा है। और उसके ऊपर डिनायल भी है, यानी वो मानता भी नहीं कि मैं ऐसा हूं। आप उसको कहेंगे, वो मानेगा भी नहीं, कहेंगे नहीं हम तो ऐसे नहीं हैं। इसको कहते हैं ईगो पर्सनालिटी। और हमेशा उसकी जीवन क्वेश्चंस में, कंप्लेंट्स में, तुलनाओं में, कंपैरिजन में, इसी में बीतती। ये है ईगो बेस्ड पर्सनालिटी, जिसको बाबा कहते हैं दुख देना और दुख लेना। यही वो पर्सनालिटी है जो गिरती कला में जाती। इसी के विपरीत एंजेलिक पर्सनालिटी है। एंजेलिक यानी फरिश्ता व्यक्तित्व, जिसकी शुरुआत की स्थिति है सत्य। वो सत्य में रहता है, और वो जानता है कि सब लवली और लविंग है। सभी सोल्स, चाहे वो जानवर के सोल्स क्यों ना हो, सभी बहुत लविंग हैं और लवली हैं। उसकी जीवन भगवान के साथ है, उसका परिवार गॉडली फैमिली है, वो अच्छे से जानता है ये फरिश्ता व्यक्तित्व। वो ये भी जानता है कि सभी के सभी निर्विकारी हैं, निरंकारी हैं, दुखों से मुक्त पर्सनैलिटी है सभी की, सबकी सच्चाई वो जानता है। और जैसा वो कहते हैं ना कि जब फिल्म खत्म होने वाली होती है तो हम क्या करते हैं, हम आराम से चुपचाप बिना किसी सवाल के, बिना किसी कंप्लेंट के हम वहां से चले आते हैं। तो ऐसे ही जो एंजेलिक पर्सनालिटी है, उसे पता है कि ये फिल्म है, ये खत्म हो जाएगी, और उसे किसी चीज से कोई कंप्लेंट नहीं है। हर चीज उसके लिए अच्छा है, हर कोई उसके लिए अच्छा है। और ये वो व्यक्तित्व है जिसको हम कहते हैं कि बेनेवलेंट पर्सनालिटी, यानी कल्याणकारी पर्सनालिटी है। उसका हर कर्तव्य कल्याण लेकर आता है। ये है फरिश्ता का व्यक्तित्व। और इस दुनिया में जो सबसे बड़ी चीज हो सकती है किसी के भी साथ, किसी के भी साथ कोई भी एक जो बड़ी चीज हो सकती है, वो ये कि दे अभिमानी पर्सनालिटी से फरिश्ता पर्सनालिटी में परिवर्तित होना। ये सबसे बड़ी चीज है जो किसी के भी साथ हो सकती है। और यही वो पर्सनालिटी है जो दूसरों को भी इस ईगो पर्सनालिटी से बाहर निकाल सकता है, जिसको हम कई बार कहते हैं एक्शन इन इनएक्शन। यानी ऐसी पर्सनालिटी लगता नहीं कि कुछ कर भी रहा है वो, लेकिन उसका सांस लेना भी सेवा करता है। उसकी लाइफ ही ब्लेसिंग्स की है, ब्लिस की लाइफ है, उसकी लाइफ ही पुण्य कर्मों की लाइफ है। तो यहाँ हम रुकते हैं। सबको समझ आ रहा है, सबको क्लियर है, किसी का कोई सवाल तो नहीं है? किरण बहन, सभी को क्लैरिटी है, किसी का कोई सवाल तो नहीं आया? नहीं, अभी तक तो कोई सवाल नहीं है। जी, राइट।
तो अब हम आते हैं कर्मयोग के सब्जेक्ट पे। आपने अभी तक ये समझ लिया होगा, अभी हम कर्मयोग की बात करते हैं। तो जैसा हमने कहा कि कर्म योग यानी योगी माना डेफिनेटली वो सिंड्रेला नहीं है, योगी माना जागृत आत्मा, कॉन्शियस सोल को ही योगी कहा जाता है। हाँ, योगी किसी रोल को नहीं कह सकते हैं, कॉन्शियस सोल को योगी कहा जाता है। अब ये योगी, इस योगी की खुशी जो है अलौकिक दुनिया से रिलेटेड है। इसके एक्सपीरियंसेस, इसके अनुभव सारे अलौकिक हैं, कोई भी लौकिक नहीं है, सब अलौकिक हैं। इसकी खुशी भी उस अलौकिक दुनिया से, उसके सत्य से, उसके पिता से, उसकी नोबल फैमिली से, उसी से रिलेटेड है। अब ये योगी इस दुनिया में आता है और ड्रामा में शामिल होता है। तो ये ड्रामा में शामिल होता है, ड्रामा कंटिन्यू करता है और वो ड्रामा द्वारा अपना रोल प्ले करता है। तो ये जब रोल प्ले करता है ड्रामा में, इसको कर्म योग कहते हैं। तो ये योगी जब ड्रामा में आता है और कर्म करता है, इसको कर्म योग कहते हैं। लेकिन अगर योगी अंदर प्रेजेंट नहीं है, यहां योगी नहीं है, तो फिर 10 सिर रावण के प्रेजेंट है। और रावण अगर प्रेजेंट है तो वो भोगी लाइफ है, क्योंकि रावण जो है वो इस दुनिया से सुख लेगा। कर्म योगी जो है कर्म करते भी दुनियावी सुख उसका आधार नहीं, उसका आधार अलौकिक सुख है। लेकिन अगर अंदर भीतर में योगी नहीं है, सोल जागृत नहीं है, तो वो रावण की भोगी लाइफ है। और रावण यानी अति भोगनाओं में बिजी रहता है। कोई भी स्थूल चीजों के आधार पर वो अपनी खुशी लेना चाहता है। हर स्थूल चीज उसको सुख देती है। कोई चॉकलेट दे देगा, बहुत खुश होगा, थैंक यू बोलेगा। कोई उसके जूते साफ कर देगा, उस पे वो बहुत खुश होता है। फिर वो कंप्लेंट भी करेगा, पिछले साल आपने मुझे मेरे बर्थडे पे आपने विश किया था, इस साल नहीं किया। वो सब रहता है रावण की भोगी लाइफ में। हम देखते हैं रावण की भोगी लाइफ कैसे होती है। हम आशा करते हैं सबको समझ आ रहा होगा। कोई हमें कैमरे में नहीं दिख रहा है, आप चाहे तो कैमरे में आ सकते हैं। आप अगर सर भी हिलाएंगे तो हमें समझ आएगा कि आपको समझ आ रहा है। आप देखते हैं यहाँ पर रावण की भोगी लाइफ। ये रावण की भोगी लाइफ है इसमें। और ये जो है रावण की भोगी लाइफ, हमेशा अभाव रहता है उसके जीवन में किसी ना किसी चीज का, किसी न किसी चीज की, किसी व्यक्ति की, वस्तु वैभव की कमी रहती है। और हर समय उसे कुछ ना कुछ चाहिए चाहिए चाहिए। और हमेशा उसके पास खोने का, गंवाने का डर रहता है। ये रावण की भोगी जीवन इस तरह से होती है। और वो इन सभी चीजों की वजह से जो पूर्ति करना चाहता है, ये जो लैकिंग, मिसिंग, नीडिंग, ये सब कुछ जो पूर्ति करना चाहता है, वो भी वो इस दुनियावी चीजों के आधार पर उसकी पूर्ति करेगा। बाहर से नहीं लाएगा, अलौकिक जीवन से नहीं होगा, वो उसके भीतर की ये जो दुनियावी चीजों से वो सारी कमियां पूरी करना चाहेगा। तो अब कोई कहे कि मुझे अपना ये वाला संस्कार चेंज करना है, मुझे अपनी जॉब ठीक करनी है, तो हम कह रहे हैं कि जब तक आप ये बात कर रहे हैं और ये जो प्लान बना रहे हैं ना, ये रावण के डेरे में ही बैठकर बना रहे हैं। तो इसीलिए आप अभी के अभी पहले आप जंप लीजिए और फिर प्लान बनाइए। और उसके लिए 7 डेज कोर्स की भी जरूरत नहीं है, 1 सेकंड काफी है। तो हम कई बार बहुत से प्लान बनाते हैं, ये करना है, वो करना है, लेकिन जो ये प्लानिंग चल रही है, जो ये सब कुछ चल रहा है, हम रावण के ही डेरे में बैठ के, रावण के कैंप में बैठकर ये सारे प्लान्स बना रहे हैं। एक के बाद एक प्लान्स पे प्लान्स बनाए जा रहे हैं, लेकिन रावण को छोड़ नहीं रहे हैं। तो बेस्ट है आप अभी के अभी जंप लीजिए। जंप लेना माना उस 1 मिनट भी उस सोल कॉन्शियस स्टेज में आइए, और वो मैजिक करता है। हमने बहुत प्लान्स बनाए हैं अभी तक, बहुत कुछ किया है, वो काम इसीलिए नहीं किया क्योंकि रावण के कैंप में बैठे हुए हैं। आप पहले जंप लीजिए, और वो जंप आपको राह दिखाएगा कि किस तरह का प्लान काम करेगा आपके लिए।
ठीक है, आप सभी को क्लैरिटी हुई होगी। किसी का कोई सवाल हो तो मोस्ट वेलकम है। किरण बहन, किसी को कोई सवाल है यहाँ पर? अभी तक तो सवाल नहीं है। सभी को समझ आ रहा है? यहाँ कुछ कुछ फेसेस देख रहे हैं। हाँ, सभी अगर नॉड करेंगे, कोई कोई नॉड भी कर रहे हैं, हमारे को दिख रहा है। थैंक यू, आपके नॉडिंग से हमें पता चलता है। राइट। अच्छा, एक सवाल अभी आया है। जी। कैसे पता चले कि योगी स्टेट में प्लान बना रहे हैं या भोगी स्टेट में? नॉर्मली हमारा जो डिफॉल्ट मोड है ना, हम भोगी स्टेट में यानी रावण के डेरे में ही बैठकर प्लान बनाते हैं। नॉर्मली यही होता है। लेकिन आप प्लान बनाने से पहले आप जंप लीजिए। हम कई बार सोचते हैं कल करेंगे या 1 घंटे बाद करेंगे, तो ये ना करके आप अभी जंप लीजिए। आपको उससे जो बल मिलेगा वो आपको क्लैरिटी देगा और वो आपके प्लान्स पे बल भरेगा। फिर आप प्लान बनाइए और फिर करके देखिए। अभी तक आपने कितने प्लान्स बनाए होंगे, कुछ किया होगा, लेकिन ये प्लान आप अभी करके देखिए। चलिए, इसी वक्त हम 1 मिनट जंप लेते हैं। ठीक है, हम भी बातें कर रहे हैं, ज्ञान एक्सचेंज कर रहे हैं, लेकिन अभी के अभी हम जंप लेते हैं। चलिए, 1 सेकंड के लिए, कुछ क्षणों के लिए हम आ जाते हैं उस गोल्डन रेड लाइट में। हमारे पास लॉटरी है। हमारी लाइफ ही भगवान के साथ है। इस वक्त हमें उस जूम कॉल में जाने की भी कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू। तो जो ये ईगो है ना, इसके पास हमेशा बहुत बढ़िया प्लान रहते हैं कि हम कोई प्लान ना बनाएं और उस पर अमल ना करें। लेकिन ईगो को मात देने के लिए भी हमारे पास एक प्लान होना चाहिए। और ये प्लान ये होना चाहिए कि ये जो दो चीजें हैं हम याद रखें। एक तो मंजिल याद रखें, हमारी मंजिल क्या है, हमारी मंजिल को याद रखें। और विनाश, ये दोनों ही चीज दे अभिमान को जरा भी पसंद नहीं है। अपनी मंजिल को आप बार बार रिवाइज कीजिए। हम सभी का पास जो प्लान है अपने आप को अच्छा बनाने का, तो बाबा के पास हम सभी को अच्छा बनाने का उससे भी बढ़िया प्लान है, प्रोवाइडेड हम उसकी दोस्ती को स्वीकारें। तो उसकी दोस्ती को स्वीकारने के लिए हमको सोल कॉन्शियस होना बहुत जरूरी है। क्योंकि बाबा एंजल का फ्रेंड है, दे अभिमान का फ्रेंड नहीं है। तो इसलिए अपनी मंजिल को रिवाइज करें। क्या है आपकी मंजिल? चाहे फरिश्ता बनना हो, चाहे बाप समान बनना हो, गोल्डन एज में फर्स्ट प्राइज लेकर आना हो। और दूसरी चीज है डिस्ट्रक्शन। ईगो को याद दिलाया जाए कि ये सब अभी जाने वाला है, तो हमें भी किसी की वेट नहीं कर रही है, उसके जाने की वेट नहीं करनी है, हमें अभी से जंप लगाना है। तो ये दो चीज हमारे को हेल्प करेगी कि हम आगे बढ़े। यहाँ पर कुछ देर के लिए हम रोकते हैं। किरण बहन, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? आपसे सुनने को भी बहुत अच्छा है।
बाबा हमें कहते हैं कि हम सिर्फ अमृत वेला या नुमा शाम के योगी नहीं हैं, हम 24/7 योगी हैं। तो ये कर्म योग कैसे करना है, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और जैसे कि कंटिन्यूएशन है हमारे लास्ट सेशन का कि कर्म करने वाला कौन, कर्म करने वाली आत्मा नहीं। बाबा ने अभी मुरली में कहा कि आत्मा, सारे कर्तव्य आत्मा करती है। तो आत्मा का कर्तव्य क्या है, जैसे बहुत अच्छी तरह से अखिला बहन ने बताया कि हमारा डेस्टिनेशन अगर याद है, हमें करना क्या है। बाबा से अगर प्यार है तो जो बाबा ने लक्ष्य दिया है उसी लक्ष्य पे हम चलते रहें, डिस्ट्रैक्ट ना हो। और हमेशा याद रहे कि ये किरण इस ड्रामा का रोल चल रहा है और ये आत्मा है, वो इस ड्रामा को देख रही है, ये अनुभव कर रही है, एक्सपीरियंस कर रही है। और अभी जब वो जागी हुई आत्मा है तो वो एक्सपीरियंस अपने परम धाम का करती है, हमारे सत्य स्वरूप का अनुभव करती है। तो इस तरह से ये कर्म योग, हम अलग डायमेंशन में रहकर भी जो रेगुलर जो भी कर्म है वो कर सकते हैं। पर वो कौन कर सकता है, किरण नहीं, पर वो जागृत इनविजिबल प्रिंस, उसका ही ये कर्तव्य है। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच किरण बहन, बहुत ही सुंदर। अब हम कर्म योग के बारे में कुछ और भी समझेंगे, कुछ बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें जो कर्म योग में होगा। वो कर्मों का प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा। हम सभी जानते हैं जो भी कर्मयोगी होता है कर्म का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है, कर्मों के अधीन नहीं होता है, वो कर्मों के अधीन भी नहीं होता है। और मास्टर बन के, मालिक बनकर कर्मेंद्रियों से काम लेता है। ये बाबा के महावाक्यों में भी कई बार आता है। तो अब समझने की बात ये है कि जो भी कर्म योगी है वो कभी भी ये शब्द इस्तेमाल नहीं करता, आई डिड इट, मैंने किया। वो कभी भी ये शब्द इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि आप देखेंगे कई पाश्चात्य देशों में या इवन यहाँ पर भी कई लोग अपने प्राइजेस और मेडल्स और थिंग्स को शो करने में काफी इंटरेस्ट रखते हैं। तो लेकिन जो कर्म योगी होता है वो कभी भी ये नहीं क्लेम करेगा, क्योंकि कर्म योगी समझता है कि ये फिल्म की स्क्रिप्ट चल रही है। क्लियरली उसे पता है ये फिल्म की स्क्रिप्ट चल रही है, जो कुछ हो रहा है वो फिल्म में हो रहा है, वो नहीं कर रहा है, वो फिल्म में हो रहा है। वो एसोसिएटेड होगा रोल के साथ में, लेकिन उसे पता है ये स्क्रिप्ट चल रही है, इसलिए वो कभी भी ये शब्द इस्तेमाल नहीं करेगा कि मैंने किया। और जैसे जैसे वो अगर क्लेम करता है, वो दावा करता है किसी भी चीज का यहाँ पर कि मैंने किया, तो जैसे वो दावा करता है ना, तो वो उसका ईगो जो है वो बड़ा होता जाता है, दे अभिमान बड़ा होता जाता है। तो हो सकता है कि उसके मन में कुछ लोभ के विचार हो, कुछ लस्ट के विचार हो, या वो ये कह रहा हो मेरे बच्चे मेरे बच्चे। पर हम ये कह रहे हैं कि आप जिसको मेरे बच्चे कह रहे हैं, आप तो इस फिल्म का भाग ही नहीं है। आप समझ रहे हैं, जिसको आप क्लेम कर रहे हैं ये मेरे बच्चे हैं, जो क्लेम कर रहा है, जो दावा कर रहा है, वो तो फिल्म का भाग ही नहीं है, तो वो कहां से उसके हो गए। जो दावा कर रहा है, हम कह रहे हैं वो एंजेलिक प्रिंस है, वो किसी और दुनिया को बिलोंग करता है, वो यहाँ का है ही नहीं। लेकिन क्या होता है कि जैसे जैसे वो क्लेम करता है ये मेरा, तो उसका देह अभिमान बढ़ता जाता है। और होता क्या है कि बाय चांस अगर स्क्रिप्ट चेंज हो गई, जिस चीज का आप दावा कर रहे हो, जिस चीज पे आप देह अभिमान कर रहे हो, अगर वो स्क्रिप्ट चेंज हो गई तो आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, आप अपने आप को छोटा महसूस करेंगे, परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो कहीं पर भी आप ये मेरापन अगर हम लगाते हैं तो ध्यान रखिए ये हम भी नहीं कर रहे हैं, ये स्क्रिप्ट में चल रहा है।
ये अभी भी जो कुछ चल रहा है ये सब स्क्रिप्ट अनुसार चल रहा है, कोई भी नहीं कर रहा है, कोई दावा नहीं कर सकता कि ये मैंने किया, सब कुछ फिल्म की स्क्रिप्ट है। तो जो कर्म होगा, चाहे यहाँ पर टॉर्नेडो आए, तूफान आए, चक्रवात तूफान आए, अर्थक्वेक आए, वो जानता है कि ये फिल्म की स्क्रिप्ट है। तो मान लीजिए आपके घर में कुछ मेहमान आ रहे हैं, आपने 20 आइटम बनाए हैं, 20 अलग अलग आइटम, और जस्ट खाना खाने के थोड़ी देर पहले, लंच टाइम के थोड़ी देर पहले खाना कोई ड्रॉप कर देता है, ठीक है? तो ये कर्म योगी कैसे देखेगा, उसकी सोच कैसी होगी? चलिए, ये पहला सवाल है, आप टाइप कर सकते हैं, अभी तक कुछ नहीं पूछा हमने आपसे। कैसे देखेगा कर्म योगी, क्या उसका थॉट होगा? जस्ट खाना खाने, अभी भूखे हैं सारे, सब हंग्री हैं, लंच टाइम के बिल्कुल पहले। एक जवाब आया है, साक्षी ड्रामा है। जी, आपने इतने सारे आइटम्स बनाए हैं, 20 आइटम, है ना? कोई मेहमान आता है, इतने तो बनते ही है ना, अगर बहुत सारे मेहमान आते हैं। 20 आइटम बनाए, लंच के पहले किसी ने ड्रॉप कर दिया, चाहे जान एक के किया हो चाहे अनजाने में हुआ हो। जी किरण बहन, सॉरी। एक और जवाब है, स्क्रिप्ट में यही होगा, ड्रामा कल्याणकारी है, नथिंग न्यू। जी, और एक कमेंट है, थैंक्स फॉर सच डीप एक्सप्लेनेशन, सोल नीडेड टाइम टू एब्सॉर्ब। तो इन्हें थोड़ा, उन्हें बहुत अप्रिसिएशन है। तो जो कर्म योगी योगी होगा, सभी के जवाब करेक्ट हैं। वो ऐसे देखेगा कि वो ये देखेगा कि ये किसी का, यहाँ पर ये फिल्म की स्क्रिप्ट है, बिल्कुल ठीक, किसी का पार्ट खाना बनाने का था, किसी का पार्ट खाना ड्रॉप करने का था, और किसी का पार्ट भूखा रहने का है। तो वो व्याकुल या चिंतित नहीं होगा, वो ऐसा देखेगा, बिना गिल्ट के, बिना किसी को ट्रबल किए, बिना ये अजीब सी फीलिंग्स लेकर आए या किसी को ब्लेम किए, वो इसको स्क्रिप्ट देखेगा, किसी का पार्ट भूखा रहने का है, सिंपल, फुल स्टॉप, ये ड्रामा है, स्क्रिप्ट है। लेकिन ईगो जो होता है ना, वो ओवरऑल स्क्रिप्ट में इंटरेस्टेड नहीं है, उसको ओवरऑल स्क्रिप्ट की कोई चिंता नहीं, फिल्म चाहे फ्लॉप हो जाए उसको कोई चिंता नहीं, उसको है कि मुझे प्रेज मिलना है, मेरी वाहवाही होनी चाहिए। उसको फिल्म हिट हो जाए उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, उसके रोल को वाहवाही मिलनी चाहिए, उसमें इंटरेस्टेड होता है। और सच मायने में ये ईगो ही सर्वव्यापी है। कैसे? हर चीज में वो क्लेम करता है, कोई दूर दराज का आपका कोई रिलेटिव जो पूछता भी नहीं होगा आपको, उसको नोबेल प्राइज मिला है। जो ये ईगो है, अरे वो मेरे चाचा के मामा का काका का बेटा, मेरा कजन है, मेरा कजन है, उसको प्राइज मिला है, आपको तो वो शायद पूछता भी नहीं होगा। उसको आप, यहां तक कि ऐसा है ईगो कि दूसरों के कर्म में भी वो क्लेम करेगा, मेरा कर्म, ऐसा दिखाएगा, अगर मौका मिले तो ऐसा बताएगा कि ये मैंने किया है, वो जो करने वाला थोड़ा सा पीछे हटेगा तो बता देगा ये मेरा किया हुआ है। होता है ऐसा, हाँ होता है। तो ये ईगो ऐसा है, दूसरों के कर्म को भी वो क्लेम करता है। आपको एक उदाहरण देते हैं, हालांकि ये शायद आपको पता होगा लेकिन बड़ा रेलेवेंट है इस केस में। एक महिला थी जो फिजिक्स डिपार्टमेंट में, जिन्होंने रिसर्च वर्क कर रही थी, और इस फिजिक्स डिपार्टमेंट में वो जो रिसर्च वर्क कर रही थी, 26 ईयर्स की थी वो, दिन रात उन्होंने काम किया इस रिसर्च वर्क पर, और इस रिसर्च को नोबेल प्राइज मिला, ठीक है, इस रिसर्च को नोबेल प्राइज मिला।
लेकिन ये जिस चीज पर काम कर रही थी ना, इनके जो प्रोफेसर हैं वो अग्री भी नहीं कर रहे थे, वो सहमत भी नहीं थे उनके काम से। लेकिन वो क्योंकि उनके स्टाफ का भाग नहीं थी, जो प्राइज मिला नोबेल प्राइज वो इस प्रोफेसर को मिला जो उसके साथ सहमत भी नहीं थे। लेकिन वो महिला बड़ा खुश थी कि जिस पर उन्होंने काम किया उसको नोबेल प्राइज मिला, बहुत खुश थी। अभी उनका माइंडसेट हमें पता नहीं कैसा होता होगा, लेकिन ये हायर कॉन्शियसनेस से उन्होंने डील किया, यानी ऊंची चेतना से उन्होंने काम किया। चाहे किसी को भी मिले उनकी काम की, जो भी उन्होंने कर्तव्य किया उसकी सराहना हुई, वो उसी में बहुत खुश है। तो हमारे को लाइफ में ऐसे सरकमस्टेंसेस आएंगे कि पूरा काम आप करते हैं और टैग कोई और लगा देता है। पूरा काम आप करते हैं, टैग कोई और लगा देता है। लेकिन अगर इस चीज को आप हायर कॉन्शियसनेस से डील करें, ऊंची चेतना से कि कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, तब आप गोल्डन एज प्राइज को डिजर्व करते हैं। अगर ऊंची चेतना से आप इस चीज को डील कर सकते हैं, गोल्डन एज की प्राइस, तब आप डील कर सकते हैं, तब आप डिजर्व करते हैं। तो आप देखिए, रुकिए, ऐसे लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आएंगे, और आएंगे तो आप खुश होइए कि ऐसा आया है। सबको तो नहीं मिलेगा ऐसा अपॉर्चुनिटी, लेकिन ऐसा अपॉर्चुनिटी आपके पास आता है तो आप खुश होइए कि टेस्ट पेपर आया है गोल्डन एज में जाने का। तो अंदर बिना कड़वाहट के, बिना कुछ संकल्प चलाए आप उसको अगर नोबल तरीके से पास करते हैं, तो आप बड़ी लॉटरी, बड़ी रिवॉर्ड के हकदार हैं। लाइफ विद गॉड, लाइफ विद नोबल फैमिली, उसके आप हकदार हैं। ये केवल एक फिल्म की स्क्रिप्ट चल रही है। अगर आप क्राइस्ट की बात करें, क्राइस्ट जो थे, लास्ट में जब उनको क्रूसिफिकेशन के लिए चढ़ाया गया, तो जो उनके जो थॉट्स निकले वो ये थे कि उन्हें नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं, उनको माफ कर दिया जाए। जिन्होंने भी उनको क्रॉस पे डाला, तकलीफ दी, उन्होंने उनके लिए कहा कि इनको नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं। तो ये जो शब्द निकले, ये हायर कॉन्शियसनेस से निकले शब्द हैं। और जो हायर कॉन्शियसनेस में, ऊंची चेतना में होता है, ये शब्द उनके लिए बड़े नॉर्मल होते हैं। ऐसा नहीं कि वो कुछ एफर्ट करके, ये नॉर्मल आम बात होती है। ऊंची चेतना माना वो सोल कॉन्शियसनेस जहां पर आप बिल्कुल ही ड्रामा से मुक्त हैं, फ्री हैं, जहां आपको वो लविंग और लवली फीलिंग आती है बियॉन्ड द स्क्रिप्ट ऑफ द ड्रामा। तो ये ऊंची चेतना से आते हैं। हम यहाँ रुकते हैं। किरण बहन, कोई सवाल है या फिर सबको समझ आ रहा है यहाँ पर? सवाल नहीं है, बट भी और भी रिस्पॉन्सेस आए। आपने जो प्रश्न पूछा था कि कैसे जी उसको हैंडल करेंगे, और जी। जवाब से पता लग रहा है कि सभी समझ रहे हैं, और एक थम्स अप आया है, सो यस, समझ रहे हैं। राइट। तो अब आप कर्म करने आते हैं। जैसे ही वो योगी इस दुनिया में कर्म करने आता है ना, जैसे ही वो एंट्री करता है, वो दुनियावी रोल में शामिल हो जाता है। राइट। जैसे ही वो अंदर आता है, वो ड्रामा में, जो भी ड्रामा का रोल है, शामिल हो जाता है। लेकिन ध्यान से चेक कीजिए कि भीतर में वो योगी प्रेजेंट है। तो कई बार हम समझते हैं ब्राह्मण लोग जो भी कर्म करते हैं वो कर्म योग होता है, पर चेक कीजिए भीतर में वो योगी मौजूद है कि नहीं। तो अगर वो योगी मौजूद है तो वो कर्म कर्म योग होता है। तो अगर वो योगी नहीं मौजूद है, योग नहीं है, तो योगी भी नहीं है, और वो जो आप कर रहे हैं वो कर्म योग भी नहीं है। वो रावण की कर्म भोगी सिचुएशन है। तो अगर अंदर में योगी प्रेजेंट है, तो आप समझ लीजिए कि आपका जो स्टेज है वो एक नेक्स्ट लेवल का है। वो समझ आ रहा है?
अंदर में योगी प्रेजेंट है, तो जो कुछ भी आप कर रहे हैं सब कुछ इन टोटलिटी जो है वो एक नेक्स्ट लेवल पर चला गया, नेक्स्ट यानी अगले स्टेज पे चला गया है। ये है बहुत बड़ा जंप। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चेक करना कि भीतर में वो योगी मौजूद है या नहीं। क्योंकि अगर वो योगी मौजूद नहीं है, आप कोई भी कर्म कर रहे हैं वो हद में आ जाता है, वो सब हद में आ जाता है ना। दुनिया में भी लोग मन लगा के कुछ कर्म करते हैं, उसका रिवॉर्ड है, हम मना नहीं करते हैं, लेकिन हाईएस्ट रिवॉर्ड योगी को मिलता है। योगी के माइनस करके जो भी आप करते हैं वो हद में आ जाता है, उसका रिवॉर्ड है, लेकिन बेहद का रिवॉर्ड नहीं है। तो कोई कुछ ऐड करना चाहते हैं यहाँ पे? यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कई चीजों को कहते हैं कर्म योग, कर्म योग। चेक कीजिए कर्म करते हुए योग, योगी है अंदर। क्योंकि योगी माना हम अंडरलाइन कर रहे हैं कि उसकी खुशी दुनिया से नहीं है, वो फ्री है ड्रामा से। ड्रामा से वो फ्री रहता है वो योगी। उसका हैप्पीनेस, उसके एक्सपीरियंसेस अलौकिक दुनिया से हैं, ड्रामा से नहीं। एक प्रश्न है, जी ये पूछ रहे हैं कि आपने कहा कि जंप करने से क्लैरिटी आएगी, तो इसका मतलब और समझना चाहते हैं। जी। देखिए यूजुअली ना हम लोग सोल कॉन्शियस नहीं हो पाते। जंप माना सोल कॉन्शियस होना। हम नीचे ही बैठ के उसी में माया जो है ना, हम ज्ञान मार्ग में आए तो काफी अंदर आ जाते हैं, परमात्मा के करीब, सोल कॉन्शियसनेस से करीब आ जाते हैं। लेकिन अंदर आने के बाद भी जो है ना, माया फिर भी हमें और अंदर नहीं जाने देती, आउटर सर्कल में ही रखती है। ज्ञान मार्ग में आउटर सर्कल में रखती है, वो इनसाइड नहीं जाने देती हमें। आपको बाहरी चीजों में फंसाए रखेगी, चलो ये सेवा कर ली जाए, वो सेवा कर ली जाए, आप कीजिए, पर योगी को प्रेजेंट रखिए। तो हम कह रहे हैं कि इन सब चीजों में कई बार हम उलझे रहते हैं, तो आप अभी के अभी पहले सोल कॉन्शियस होइए, फिर कीजिए जो करना है। तो होगा ये कि जो वो सोल कॉन्शियस स्टेज में आप 1 मिनट के लिए भी गए, तो वो आपको अपनी ओर खींच लेगी, वो कर्म योग में आप आ जाएंगे। आप समझे? किरण बहन, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? आई होप क्लैरिटी आई हो। हाँ, क्लियर है अखिला मैम? जी। आप जिसने क्वेश्चन किया था, आप बताइए अगर आपको क्लैरिटी मिली है या फिर और एक्सप्लेनेशन चाहिए। हम फिर आगे बढ़ते हैं। जो ये कई जो रिस्पॉन्स है यस, तो उन्हें समझ आया है। जी, कई जो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सैंड में आर्ट करते हैं ना, बहुत सुंदर आर्ट होता है, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड ऐसा हम कह सकते हैं, बहुत खूबसूरत आर्ट करते हैं। उनका जो बैकग्राउंड होता है ना, वो मॉन्क्स का होता है, मॉन्क्स का बैकग्राउंड होता है। बहुत सुंदर सैंड आर्ट करते हैं, सैंड आर्ट करते हैं और खुशी से बनाते हैं, इतना बड़ा आर्ट होता है, और थोड़ी देर में मिटा के चले जाते हैं। वो वेट नहीं करते कि कोई उनके लिए ताली बजाए या उनकी फोटो खींच के न्यूज़पेपर्स में डाले या फेसबुक में डाले या कुछ लाइक्स मिले, नहीं, वो डालते हैं और वो मिटा के चले जाते हैं। तो वो भी एक ऊंची चेतना का, हम ये नहीं कह रहे कि मिटा मिटा दें, आप जो भी करें मिटा दें, लेकिन वो वेट नहीं करते हैं बाहरी लोग की सराहना की। तो जो कर्म योगी होगा ना, ये भी जूम कॉल ये स्क्रिप्टेड है ड्रामा में, वो यही सोचेगा कि ये जूम कॉल एक स्क्रिप्ट में है, ये स्क्रिप्ट भी थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी, लेकिन ये सारा जो ज्ञान है ना, ये सारा जो बाबा का ज्ञान है, ये इसका मकसद है सोल पर्सनालिटी को इमर्ज करना।
ये जो एंजेलिक पर्सनालिटी की हमने बात की थी, इस पर्सनालिटी को इमर्ज करना, वो बिल्कुल ही इसको स्क्रिप्ट की तरह देखेगा। ये स्क्रिप्ट में इतने पार्टिसिपेंट्स है, कोई बात कर रहा है, कोई ऐसे एंकर कर रहा है, स्पीक कर रहा है, तो ये सब कुछ स्क्रिप्ट। लेकिन इन सब का जो हमारे को जो जिस्ट है, यानी कि इसका जो सार है, वो ये कि नोबल पर्सनालिटी इमर्ज होनी चाहिए हमारी। तो अभी हम यही कहेंगे कि जैसे अगर इस दुनिया में हमारा कोई बंधन है, कोई भी बॉन्डेजेस अगर हमारे हैं, हमारे को दिखते हैं, तो ये बॉन्डेजेस आप थोड़ा पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ, थोड़ा सहनशीलता के साथ, थोड़ा टॉलरेंस के साथ इसको आप हटाइए। क्योंकि आप अगर नहीं हटाएंगे तो जो बचता है वो है पेन द्वारा इसको हटवा दिया जाएगा, ऐसा बोले तो अगर आपके कुछ भी यहाँ पर बंधन है तो उस पे वर्क करके विजडम के साथ उसको हटाइए। हो सकता है इसमें कुछ रेजिस्टेंस भी देनी हो, हमें आपको रोकना भी हो कुछ, तो लेकिन इनको काटना बहुत जरूरी है, वरना डिस्ट्रक्शन उसको ऑटोमेटिकली काटेगा। राइट। एक प्रश्न है जी। हमले, ये कह रहे हैं कि जब हम कर्मयोगी जीवन जीते हैं तो शायद अटैचमेंट रहेगी एवरी टाइम, ऐसे कह रहे हैं। तो हम गोल को अचीव करने के लिए मोटिवेट कैसे करें अपने आप को? देखिए, जो ये योगी लाइफ है, यानी जब सोल कॉन्शियस होता है, ये आपको राइट वे में मोटिवेट करेगा। आप समझ रहे हैं, आप जो भी कर्म करेंगे आप उसको वो आप वो चीज आपको सही दिशा में मोटिवेट करेगी। क्योंकि हम ये जानते हैं कि ये दुनिया अनप्रडिक्टेबल है। कोई जरूरी नहीं कि आप जैसे काम कर रहे हैं, जितनी लगन के साथ काम कर रहे हैं, वो चीज आपको हासिल हो। स्क्रिप्ट चेंज भी हो सकती है, तो तब आप क्या करेंगे? ये आपको सही दिशा में लेके जाएगा। लेकिन अगर बाय चांस नहीं भी हो पाता है वो कर्म, किसी वजह से आपको वो हासिल नहीं हो पाता है, तो आपको कम से कम डिप्रेशन में तो नहीं लेके आएगा। आप फिर भी अपनी स्टेबिलिटी में रहेंगे, सुख शांति में आप रह पाएंगे। तो जितना आप स्टोरी से मुक्त रहेंगे, जितना आपकी खुशी उस अलौकिक दुनिया से होगी, जितना आपका हैप्पीनेस दूसरे वर्ल्ड से होगा, आप यहाँ पर और भी इंजॉय करेंगे। यहाँ से जो कुछ आपको मिलता है ना, उससे कहीं ज्यादा जब आप इस सब से अलग रहेंगे, वो उसकी प्राप्ति बहुत ज्यादा है। क्योंकि अभी हाँ, क्योंकि अगर अभी हम इस स्थिति में नहीं है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं इसके बियॉन्ड वाला सुख कैसा होता है, तो जब आप उस सुख को अनुभव करेंगे, सुपर सेंसुअस हैप्पीनेस जिसको बोलते हैं, ये नीचे का आपको फीका लगेगा। आपको क्लियर हुआ? आप बता सकते हैं? यस, क्लियर है। जी। तो किरण बहन, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? आपके कोई थॉट्स हैं इस बारे में, आप जो एक्सपीरियंस करते हैं कर्मयोग को लेकर? यस, आज के सेशन में एक जो लाइन आपने कही, एक्शन इन इनएक्शन, ये बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है, बहुत ज्ञानी लाइन है। एक्शन, हम सोचते हैं कर्म योग यानी फिजिकल एक्शन, जैसे जन्मों जन्म हमने कर्म योग के बारे में शायद यही सुना है। तो राजयोगी बनते हैं तो भी हमारा फोकस होता है कि हम फिजिकली जो सेवा करते हैं, हम उस कहते हैं कि वही कर्म योग है। पर अगर कर्म आत्मा का कर्म क्या होगा? आत्मा का कर्म है सोचना, मन बुद्धि
कहाँ है आत्मा की, ये है आत्मा का कर्म। तो ये जो फिजिकल लेवल पे जो हो रहा है, ये स्क्रिप्ट है, फिल्म में चल रहा है, और हम कह नहीं सकते हैं कि हम वो कर रहे हैं ना, जैसे बहुत डिटेल्स में हमने समझा बिगिनिंग सेशन में। तो पर आत्मा क्या कर रही है, वो आत्मा का कर्म है। आत्मा मन बुद्धि से आत्मा कहाँ है, आत्मा का क्या एक्सपीरियंस है, आत्मा के क्या थॉट्स है, आत्मा का क्या डेस्टिनेशन है, एटीट्यूड क्या है। मैं समझती हूँ कि वो है आत्मा का कर्म। तभी एक्शन इन इनएक्शन दिख नहीं रहा है फिजिकल लेवल पे, बट सर हाईएस्ट कर्म आत्मा कर रही है। ड्रामा के बारे में ना सोच के, ड्रामा के बारे में, ड्रामा के अंदर कर भी रहे हैं, बट हमारा उसके पीछे का एटीट्यूड क्या है। हम किसी आत्मा को देख रहे हैं तो किस नजर से देख रहे हैं। मेरा भाई है, कंफ्यूज है, इसे भी मुझे निकालना है। एक हाथ से कुछ कोई भी कर्म हो रहा हो, पर अगर आत्मा अगर इस थॉट में है, तो वो आत्मा कर्म योगी है। तो इसे एक अलग दृष्टि से अगर हम देखेंगे, तो फिर उस कर्म का क्या फल आने वाला है ना, इसके ऊपर हमारा फोकस नहीं होगा। पर उस आत्मा को बाबा का ज्ञान कैसे मिले ना, इस आत्मा को हम जगाए कैसे, ये मेरा डेस्टिनेशन है। और बाबा ने आई थिंक अभी 2 दिन से ब्लेसिंग में भी बाबा कह रहे हैं उमंग उत्साह। तो अगर हम मेरी डेस्टिनेशन, मेरा लक्ष्य क्या है, अगर उस पे मेरा फोकस है, उसके ऊपर वो अगर मेरा उमंग उत्साह है वो करने का, तो ऑटोमेटिकली ये जो फिजिकल लेवल पे जो भी कर्म हो रहे हैं, वो भी उमंग उत्साह से ही होंगे, क्योंकि आत्मा आत्मा का गुण है उमंग उत्साह में रहना। तो बहुत डिफरेंट, जैसे जैसे प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत ही बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स आते हैं। कुछ भी चल रहा हो, पर हमें ड्रामा लेवल पे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहती है। धीरे धीरे हम उस एक्सपेक्टेशन से बाहर आ जाते हैं, और बाबा ने जिस जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें दी है, वो आत्मा करती है। तो इस तरह से मैं समझती हूँ कर्म योग के बारे में। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू किरण बहन। तो चलिए हम फिर से एक जंप लेते हैं और देखते हैं कि ये सोल कैसे देखता है, जागृत सोल को क्या नजर आता है, किस तरह की उसकी वृत्ति रहती है। हम फिर से ये एक दूसरी प्रैक्टिस में आते हैं। तो इस बार हम देखेंगे ये सोल जो है ड्राइवर है, या दृश्य अवतरण ड्राइवर है, और ये शरीर कार है। ये आंखें विंडोज हैं, खिड़कियां हैं। तो जो कुछ भी आप अभी देख रहे हैं, चाहे वो कंप्यूटर स्क्रीन है, कोई इमेज है, ये सब कुछ सोल देख रहा है इन आंखों द्वारा। जो कुछ भी आप सुन रहे हैं, जो कुछ भी नॉइजेस हैं या शब्द हैं, ये सोल अंडरस्टैंड कर रहा है भीतर से। सोल इस कार से बिल्कुल अलग है। ड्राइवर कार दोनों अलग चीजें हैं। कोई भी डैमेज होता है कार को, तो ड्राइवर को डैमेज नहीं होता है।
और अगर कार मिसिंग है तो उसका मतलब ये नहीं कि ड्राइवर भी मिसिंग है। ड्राइवर अपनी यात्रा पर है। वो एक मॉडल ऑफ कार अगर खराब भी हो जाए तो वो दूसरी गाड़ी ले लेता है और उसकी यात्रा रुकती नहीं है। ये ड्राइवर इमॉर्टल ड्राइवर है जो आगे चलता ही जाता है। इस ड्राइवर का घर है इस दुनिया से परे, और घर में वो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ रहता है। उसकी दुनिया मोस्ट ब्यूटीफुल दुनिया है जहाँ किसी चीज की कमी नहीं है, कुछ भी मिसिंग नहीं है। खुशनुमा दुनिया जहाँ दुख का कॉन्सेप्ट नहीं है, जहाँ कोई ट्रैफिक का शोर नहीं है। वो हैप्पी रहता है चाहे वो गाड़ी चला रहा हो चाहे ना चला रहा हो। उसकी जीवन ही ब्लेसिंग और ब्लिस की। थैंक यू। तो यहाँ पर हम अपना सेशन खत्म करते हैं और वापस देते हैं किरण बहन को। एक होमवर्क के साथ हम देंगे कि अपनी कर्म योगी जीवन आप एंजॉय कीजिए और दूसरों को भी, यानी दूसरों की जीवन भी कर्म योगी जीवन बनाइए। किरण बहन को। इट्स वेरी नाइस होमवर्क। हम सभी अखिला बहन का शुक्रिया करते हैं। इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पे उन्होंने लाइट डाला है। और वापस मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूसडे आपके 3:30 बजे इंडिया टाइम। और थैंक यू सो मच फॉर joining and keeping it in an interactive. ओम शांति।